हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वीडियो। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पहला वीडियो है और मैं ये चाहूँगा कि पहले वीडियो के अंदर ही मैं पूरा का पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को बड़े ही मक्खन तरीके से आपको समझा दूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को समझने के लिए हमें सेरेजोवा क्राइसिस को समझना होगा, क्योंकि जब तक हम लोग सेरेजोवा क्राइसिस को समझेंगे नहीं तब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरा नहीं होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को समझने के लिए एक क्राइसिस काफ़ी है, हालांकि बाद में फिर से डिस्कस कर लूंगा, लेकिन सेरेजोवा क्राइसिस यदि कोई इंसान समझ जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को एकदम आसानी से समझ पाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। देखो, यूरोप का एक कंट्री है जिसका नाम है ऑस्ट्रियन हंगरी। ऑस्ट्रियन हंगरी का जो थ्रोन का सक्सेसर या हेयर है वह यूरोप के एक दूसरे कंट्री बोस्निया का कैपिटल सेरेजोवा में जाते हैं। ऑस्ट्रियन हंगरी का जो थ्रोन का सक्सेसर है उसका नाम होता है फर्डिनेंड। ये घूमने जाता है कहाँ? बोस्निया का कैपिटल सेरेजोवा में। अब सर्बिया का एक गैंग जो है सेरेजोवा के अंदर फर्डिनेंड को मार देता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑस्ट्रियन हंगरी सर्बिया को एक अल्टीमेटम भेजता है कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे अगर तुम हमारे डिमांड को नहीं माने। तो ऑस्ट्रियन हंगरी का जो किंग है वो सर्बिया को एक डिमांड डिमांड भेजता है, जिसमें से मैक्सिमम डिमांड जो है वो सर्बिया मान लेता है, लेकिन ऐसे डिमांड जो कि उनके सोवर्निटी को लूज कर रहा है वे बिल्कुल नहीं माने, जिसके कारण ऑस्ट्रियन हंगरी ने सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया। अब जैसे ही सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया, रशिया सर्बिया का हेल्प किया। जैसे ही रशिया सर्बिया का हेल्प किया, जर्मनी ने रशिया और फ्रांस दोनों को मारा। जैसे ही फ्रांस को मारा, ब्रिटेन जर्मनी को मारने लगा। अब टर्की फिर हेल्प करने लगा ऑस्ट्रियन हंगरी और जर्मनी का। अब जैसे ही टर्की घुसा, फिर इटली किसको मारा? जर्मनी, ऑस्ट्रियन हंगरी और टर्की को, एक दूसरे। तो यूरोप के अंदर बहुत सारे ऐसे देश एक साथ आ गए थे, बहुत सारे देश मिलकर जो वॉर लड़ते हैं, इसी का नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये जानने का ट्राई करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसके किसके बीच हुआ, या दो ग्रुप के बीच हुआ। पहला, एक का नाम था सेंट्रलाइज फोर्सेस और दूसरे का नाम है एलाइड फोर्सेस। एलाइड फोर्सेस में कौन कौन से कंट्रीज थे? फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और जापान। यदि हम लोग बात करें सेंट्रल फोर्सेस की, उसमें जर्मनी, टर्की और ऑस्ट्रियन हंगरी, ये सभी कंट्रीज थे और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आखिर कॉज क्या है। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉज, सबसे पहला कॉज है नेशनलिज्म या एक्सट्रीम नेशनलिज्म। देखो, एक्सट्रीम नेशनलिज्म को समझने से पहले हमें नेशनलिज्म को अच्छी तरीके से समझना होगा। आखिर नेशनलिज्म क्या होता है? एक ऐसा सेंस ऑफ यूनिटी जिसमें सभी लोग सेम हिस्ट्री, सेम लैंग्वेज और सेम कल्चर को शेयर करते हैं। लेकिन अगर एक्सट्रीम नेशनलिज्म क्या होता है? एक्सट्रीम नेशनलिज्म यानी कि अपने देश का सेल्फ इंटरेस्ट देखकर, अपने देश के सेल्फ इंटरेस्ट को देखकर अपने देश के बारे में अच्छा सोचना, चाहे बाकी आमने सामने के कंट्रीज या फिर दूसरे कंट्रीज का लॉस हो, प्रॉफिट हो, इससे कोई भी मतलब नहीं। इसी को कहा जाता है एक्सट्रीम नेशनलिज्म। और इंपीरियलिज्म क्या होता है? जब एक बहुत बड़ा पावरफुल कंट्रीज उससे लेस पावरफुल कंट्रीज के ऊपर कंट्रोल बनाता है तो उसको कहा जाता है इंपीरियलिज्म। और ये जब एक्सट्रीम हो जाता है, ये रीजन बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अब देखो, फ्रांस और ब्रिटेन के अंदर, फ्रांस और ब्रिटेन दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर, दुनिया के अलग अलग देशों में अपना कॉलोनी बैठा चुके थे। वहां से क्या होता था, रॉ मटेरियल लाते थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन में अपना ग्रो करते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन में ग्रो करते थे, जिसके कारण उनको एक बहुत बड़ा मार्केट भी मिल जाता था अपने कॉलोनी में सामान बेचने के लिए। जिसके कारण फ्रांस और ब्रिटेन 20वीं सेंचुरी के पहले तक बहुत ज़्यादा अर्न कर चुके थे बड़ी, जिसके कारण यूरोप के दूसरे देशों में हेट्रेड और टेंशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब दूसरा कुछ हम लोग ये जानने का ट्राई करते हैं, रेस्ट फॉर द आर्मामेंट। देखो, हर एक दिन अपना हर एक देश अपना सेल्फ डिफेंस के लिए, हर एक देश अपना सेल्फ डिफेंस के नाम पर आर्मामेंट्स यानी कि वॉर के इक्विपमेंट बढ़ा ही रहे थे। सो एक देश यदि वॉर के इक्विपमेंट को बढ़ाएगा तो दूसरा देश क्या सोचेगा कि मैं भी बढ़ाऊं। तो ये यूरोप के अंदर हर एक देश के अंदर रेस ऑफ आर्मामेंट धीरे धीरे बढ़ने लगा और हर एक देश इनसिक्योर फील करने लगा, क्योंकि कब क्या पता कोई देश किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक कर ले। सो हर एक देश अपना जो आर्मामेंट्स है उसको बढ़ाने का ट्राई करता है। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इवेंट है वो कहाँ कहाँ हुआ। सबसे पहले ये जानने का ट्राई करते हैं। देखो, सबसे पहले ऑस्ट्रियन हंगरी ने किसके ऊपर अटैक किया? सर्बिया के ऊपर। सर्बिया का हेल्प करने के लिए रशिया आया, ठीक है। अब ऑस्ट्रियन हंगरी का हेल्प करने के लिए जर्मनी रशिया और फ्रांस के ऊपर अटैक किया। जैसे फ्रांस के ऊपर अटैक करता है फिर ब्रिटेन आ जाता है, ब्रिटेन किसको मारता है? जर्मनी को। फिर टर्की हेल्प करता है किसका? ऑस्ट्रियन हंगरी और जर्मनी का, ऑस्ट्रियन हंगरी और जर्मनी का। फिर इटली सपोर्ट किसका करता है? फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया का, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया का। इस कारण
ये इवेंट होता है पूरे वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। अब देखो आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि रशिया का इसमें एग्जिस्ट कैसे हुआ। अब देखो सभी देश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसलिए जंप किए थे क्योंकि उनको ये लगता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुछ ही दिनों की लड़ाई है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। लेकिन वॉर जो है बहुत लंबा खिंच गया, जिसके कारण रशिया के जो लीडर है उनको ये लगना कि हमारा देश फायदे से ज़्यादा नुकसान में जा रहा है, इसलिए उन्होंने वॉर रोक दी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से एग्जिट कर ली, जिसमें जर्मनी और रशिया के बीच एक एग्रीमेंट भी हुआ, जिसमें जर्मनी ने कुछ डिमांड किए, रशिया ने मैक्सिमम डिमांड को मान भी लिया। अब क्या होता है, इस तरह से रशिया एग्जिट करता है। उसके बाद अमेरिका अमेरिका की एंट्री होती है। अमेरिका की एंट्री जैसे ही होती क्यों होती है, इसके रीजन को समझने का ट्राई करते हैं। देखो अमेरिका की एंट्री कैसी होती है, जर्मनी की एक शिप है यू शिप, जो कि वॉर की शिप है। अब ये क्या करता है, पैसेंजर शिप जो कि वॉर की शिप होती भी नहीं है, जो कि ब्रिटेन से निकल ब्रिटेन से निकल रही थी, जिसमें 128 पैसेंजर्स थे अमेरिका के थे, जिसमें और भी अलग अलग देश के पैसेंजर थे, लेकिन अमेरिका के 128 पैसेंजर थे, जिसके कारण अमेरिका के अंदर एंटी जर्मन सेंटिमेंट धीरे धीरे बढ़ने ही लगे थे। इसके कारण अमेरिका ना चाहते हुए भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जंप करता है। उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन यानी कि अलाइड फोर्सेस के साथ मिलकर कुछ दिनों का प्लान बनाकर ही सेंट्रलाइज फोर्सेस को घुटने पर ला देते हैं। अब देखो जैसे ही अलाइड फोर्स सेंट्रलाइज फोर्सेस के ऊपर अटैक करके उसको जीत लेता है, तो सेंट्रलाइज फोर्सेस में जो जो भी कंट्रीज थे वे हार मान जाते हैं। हार मानने के बाद जितने भी अलाइड फोर्सेस के मेंबर थे, वे लोग ये चाहते थे कि जर्मनी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, वर्साइल के अंदर ट्रीटी हुआ, जिसके अंदर जर्मनी को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया गया। जर्मनी को गिल्टी डिक्लेयर करने के साथ ही एलाइड फोर्सेस की जितना भी वॉर के अंदर नुकसान हुआ, एलाइड फोर्सेस के अंदर वॉर का जितना भी नुकसान हुआ, $33 बिलियन ये जर्मनी से वसूला गया। ठीक है, जर्मनी को पे किया गया, मतलब जर्मनी पे करता था एलाइड फोर्सेस को। अब क्या होता है, डेनमार्क, बेल्जियम, फ्रांस और रशिया जो भी एरिया या जो भी टेरिटरी जर्मनी ने इन देशों के लिए थे, इनको वापस देना पड़ा। अब जर्मनी के बहुत सारे ऐसे इलाके थे जिसमें कोल और भी बहुत सारे मिनरल पाए जाते थे। अब इनको अलाइड फोर्सेस के अलग अलग कंट्रीज को देना पड़ा। जर्मनी का जितना भी कॉलोनी था जर्मनी का जितना भी कॉलोनी था जर्मनी का जितना भी कॉलोनी था जर्मनी से लेकर अलाइड फोर्सेस के कंट्रीज में डिवाइड कर दिया गया। अब जर्मनी फोर्स जो है 1 लाख से भी कम कर दिया, नेवी 15,000, शिप 24, जिसके कारण ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इतना ज़्यादा हर्ष टर्म लगाने के कारण, इतना ज़्यादा हर्ष डिमांड करने के कारण ये रीजन बनता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन क्यों होता है। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए अलग अलग देश के लीडर वे ये समझने लगे अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का सामना करना होगा। इसलिए 1919 में 1920 में एक लीग ऑफ नेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, जिसका मेन मोटो या मेन गोल था कि वर्ल्ड के अंदर पीस को लाना। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये पीस नहीं ला पाया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो यही था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।